क्या था अल्फा डी देखो रो दो ठीक है। अल्फा डी के में यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मिल गया और मैंने बोला था कि कुछ अमाउंट में एनर्जी मिलती है, कुछ अमाउंट में अपने को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। और हमने क्या बताया था अभी, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिस्टम जो है वो अपना मास लूज करता है। ठीक है ना। उसके पास पहले मास था बहुत सारा, उसने क्या करा, अपना मास थोड़ा सा लूज करा। जैसे ही वो अपना मास लूज करेगा वैसे ही जो लॉस्ट मास है उस लॉस्ट मास की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब मास लॉस हुआ तो कुछ एनर्जी लॉस हुई, कुछ एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या हुआ, वो स्टेबल बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर जिन भी केसेस में मास कम होते जाएगा उन केसेस में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है, वो प्रोडक्ट स्टेबल होने की वजह से उसका मास भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। और जो मास गायब होता है वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हो जाता है। जो हमारा मास गायब हुआ वो इस एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो जो एनर्जी गायब हुई ना वो एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर नहीं हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी गायब होती है, एक सिंगल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। हाँ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब भी एनर्जी जनरेट होती है तो दैट एनर्जी पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में नहीं जा सकती, या हीट के फॉर्म में जा ही नहीं सकती है। वो सारी एनर्जी, ये जो सारी की सारी एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। ये जो एनर्जी निकलेगी ये पूरी की पूरी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं आप पे जाओ, जो भी एनर्जी एमिट होती है वो सारी की सारी इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है।
आगे देखें। देखना अब यहाँ पर जो एनर्जी एमिट हुई वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी, और कुछ एनर्जी जो दूसरा वाला न्यूक्लियस बचा वो न्यूक्लियस लेके चले जाएगा। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस में जो मोमेंटम होता है ना वो कंजर्व होता है। पूरी प्रोसेस में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है। होता क्या है कि इनिशियली इसको अपन स्टेशनरी मानते हैं, इसको अपन क्या मानते हैं, स्टेशनरी मानते हैं। ये स्टेशनरी न्यूक्लियस जब डिके करेगा, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम जीरो बनाने के लिए अगर ये इस डायरेक्शन में भागता है तो अल्फा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, और दोनों के ही मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एक पार्टिकल अगर इधर भागता है तो दूसरा पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, सच दैट दोनों का मोमेंटम क्या हो, बराबर हो, ताकि वो नेट जीरो हो जाए। ठीक है। तो इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा और वाई का जो मोमेंटम होगा उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है। अगर अपन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो वो अपन बोल सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m के बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर अपन y की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो वो हो जाती है पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ y के बराबर। ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि देखो मोमेंटम तो दोनों के लिए सेम ही है ना। ये टर्म और ये टर्म मोमेंटम दोनों का सेम है, तो ऊपर वाली टर्म तो दोनों के लिए क्या होगी, सेम ही रहने वाली है। ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म तो दोनों केस में सेम है। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल का मास प्लस वाई का मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे वाले के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कुछ अपन ने कहीं और करा है क्या, कैपेसिटर वगैरह में जब एक क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी तो अपन दूसरे वाले के मास से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले के इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ कर रहे हैं अपन। ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ने लिखा Q बाय दोनों के मास का सम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से दूसरे वाले के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। दूसरे वाले के मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ वाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई निकालना है तो हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू क्यू बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई। ठीक है। यहाँ भी क्या करा, वाई की काइनेटिक एनर्जी निकालना थी तो दूसरे वाले पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करा है यहाँ पर। ठीक है। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक काम करो, पहले ये नोट कर लो फिर वो पॉइंट बताता हूँ। अगर कल
अपनी कोचिंग शिफ्ट हो गई ना, तो कल से सुबह क्लास लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, नई क्लासेस सुबह हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कल कल तक कोचिंग शिफ्ट नहीं हुई तो कल तो शाम को अपन क्लास लेंगे, परसों से सुबह क्लास लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि 95% तो काम हो चुका है, शिफ्ट तो हो चुकी है, बस थोड़ा सा और होना बाकी है। ये नोट हो गया? हाँ भाई, देखना नेक्स्ट। यहाँ पर अपन ने क्या करा, अल्फा और वाई की काइनेटिक एनर्जी लिख ली। ठीक है। अब देखना, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब अल्फा डीके होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब अल्फा डीके होता है, तो है ना, यहाँ पर एक फोटोन और रिलीज होता है। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके के साथ में एक फोटोन और एमिट होता है। ठीक है, और वो होता है गामा। ये फोटोन और क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। अब इस फोटोन के एमिशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है, अल्फा डीके हुआ, सिंपल, इस तरीके से। ठीक है, ये अल्फा डीके अपना हो चुका है। अब अल्फा डीके के दौरान ये जो न्यूक्लियस बना दूसरा वाला, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ ना, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक फोटोन एमिट होता है, और वो होता है गामा रेस। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जब भी अल्फा पार्टिकल होता है, तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियस बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है। वो न्यूक्लियस, हाँ ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, हालांकि उसको अपन स्टडी नहीं करते इतने डेप्थ में, लेकिन न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियस बनता है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में बनता है। जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है न्यूक्लियस, तब वहां से गामा रेस निकलती है। बात समझ में आई? अब ये समझना ध्यान से कि एटम का एक्साइटेशन इज डिफरेंट। ठीक है ना, जो एटम का एक्साइटेशन होता है उसमें क्या होता है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो ऊपर चले जाता है। ये होता है एटम का एक्साइटेशन। जो न्यूक्लियस का एक्साइटेशन होता है वो अलग होता है ना। तो यहाँ पर एटम एक्साइट नहीं हुआ है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर एटम एक्साइट नहीं हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस एक्साइट हो चुका है। और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस जब नीचे जंप करता है तो गामा फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और गामा फोटॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गामा फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो एक्सरे से भी ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सरे बहुत ज्यादा एनर्जी का माना जाता है, उससे कम एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, और गामा की इनसे भी ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है,
इसको छाप सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, ये छाप लो, फिर वो एक बार और बता देता हूँ मैं।